Hi, exam is near. Why to fear? Because Aniket sir here. आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। तो मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके इस अपने चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स विद अनिकेत सर। और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एसी सर्किट्स। भाई साहब, बहुत सारे लोगों का कहना था कि सर एसी सर्किट बनाओ, एसी सर्किट बनाओ। बहुत सारी तकलीफ है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है। मैं गरीब हूँ। तो यस, आपकी बात मैंने सुन ली है और आज इस लेक्चर में हम देखेंगे एसी सर्किट। ठोक लीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो बच्चा लोग एसी सर्किट में अगर देखोगे तो बेसिकली तीन या फिर चार चीजें जो हमें अच्छी तरह से याद रखनी है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द एसी सर्किट। तो सबसे पहले यहाँ पे रहेगा डिफरेंट एसी सर्किट। हाँ भाई, वी आर हैविंग रेजिस्टिव सर्किट, वी आर हैविंग इंडक्टिव सर्किट, वी आर हैविंग कैपेसिटिव सर्किट, देन उनका कॉम्बिनेशन, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, एलसी सर्किट, उसके बाद सीरीज एलसीआर सर्किट, पैरेलल एलसी सर्किट, बहुत सारी डिफरेंट सर्किट है जो आज मैं इस लेक्चर में एक सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। दूसरा लेक्चर इसका होगा रेजोनेंस का। सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस ये चीज है जो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और तीसरा लेक्चर रहेगा क्वालिटी फैक्टर एंड पावर फैक्टर। हाँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पावर फैक्टर। इसके ऊपर आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते। तो ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, विल स्टार्ट विद द सेशन। तो अलग अलग एसी सर्किट है। बिफोर स्टार्टिंग विद द एसी सर्किट कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें समझनी। तो जो मेरा अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला रहेगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे E जो होता है ये रहेगा मेरा इंस्टैन्टेनियस वैल्यू। ई नॉट जो रहेगा, ई नॉट इज गोइंग टू बी द पीक वैल्यू, पीक या फिर मैक्सिमम वैल्यू। Similar to this, we are having the equation of current. Current I is equal to I naught sin ओमेगा टी माइनस प्लस फाइव। वे ये जो फाइव वैल्यू है ये डिपेंड करता है कि सर्किट आपका किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो तो फाइव की वैल्यू जीरो रहेगी, प्योर इंडक्टिव सर्किट हो तो फाइव की वैल्यू माइनस पाई बाई टू रहेगी, एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट रहेगा तो फाइव की वैल्यू प्लस पाई बाई टू रहेगी। करेंगे हम चर्चा इसके बारे में। दूसरी चीज ये तो है अपने दो फंडामेंटल फॉर्मूले। दूसरा रहेगा एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। अब देखना, अगर मैं एवरेज और द फुल साइकिल लेने की कोशिश करता हूं, एवरेज वैल्यू और द फुल साइकिल फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं, तो एवरेज वैल्यू और द फुल साइकिल जीरो रहेगी। और दूसरा रहेगा, अगर मैं एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के ऊपर ऑब्टेन करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाय पाई इंटू पीक वैल्यू। याद रखना, ये आप लोगों को एज एमसीक्यू पूछ सकते हैं। दूसरा रहेगा आरएमएस वैल्यू, दैट इज इफेक्टिव वैल्यू, या फिर इसको फुल फॉर्म में हम बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये हम फुल साइकिल निकालते हैं और फुल साइकिल पे देखा जाए तो इसकी वैल्यू रहेगी पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट टू। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज है, आप लोगों को याद रखना है। एवरेज वैल्यू और द फुल साइकिल जीरो है, हाफ साइकिल मेरी वो रहेगी टू बाय पाई पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू मतलब इफेक्टिव वैल्यू जो कि आप लोगों को फुल साइकिल पे कैलकुलेट करनी है, दैट इज इक्वल टू पीक डिवाइडेड बाय रूट टू। ये तो था मेरा एवरेज और आरएमएस वैल्यू के बारे में। अगर मैं आगे बढ़ू तो अब कुछ चीजें, तो हमें ओहम्स लॉ पता है। क्या होता है ओहम्स लॉ? तो बेसिकली ओहम्स लॉ इज नथिंग बट द V इज इक्वल टू आई आर। तो एक चीज याद रखना, हम इसी चीज का यूज करेंगे। सिर्फ यहाँ पे V को रिप्लेस करेंगे ईएमएफ के साथ, I को रिप्लेस करेंगे इंस्टैन्टेनियस करंट के साथ या फिर अल्टरनेटिंग करंट के साथ, और इस R को रिप्लेस करेंगे Z के साथ। तो Z को बोला जाता है इम्पेडेंस। नाउ व्हाट इज इम्पेडेंस? इम्पेडेंस इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट। ओके, सर्किट जो एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है एसी सर्किट को, तो उसे बोला जाता है इम्पेडेंस। सर्किट में अब रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा, कैपेसिटेंस होगा, अगर ये सब मिलके कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं तो उसे बोला जाता है इम्पेडेंस। अब इम्पेडेंस का ऐसा यूनिट क्या है? तो वो है ओहम। ओके, तो इम्पेडेंस का ऐसा यूनिट रहेगा ओहम। अब यही फॉर्मूला जो है, यही फॉर्मूला मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। ये रहेगा मेरा ई आर एम एस विच इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड, या फिर मैं इसको दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड। ये भी चल जाएगा भाई, दोनों में से कोई एक यूज करना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली हम ये फर्स्ट वाला ही यूज करेंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड? इंपेडेंस की वैल्यू क्या होती है? अगर मेरे पास पूरे के पूरे कंपोनेंट है, दैट इज रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है और कैपेसिटेंस है, तो दिस जेड कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ
एज एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। इसका यूज करके सर अभी ये इम्पेडेंस तो पता चला, ये एक्सएल और एक्सी है क्या? तो बेटा ये एक्सएल जो है ना, दिस इज नथिंग बट द इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल क्या है? तो इसे बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सी क्या है? तो ये है मेरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर और कैपेसिटर टू द सर्किट। तो ये क्या है? तो ये रेजिस्टेंस ही है। तो इनका भी ऐसा यूनिट क्या रहेगा भाई? इनका ऐसा यूनिट रहेगा ओहम। दूसरा फॉर्मूला है एक्सएल के लिए। एक्सएल हम याद रख सकते हैं, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, वेर एफ इज द फ्रीक्वेंसी, वेर एज एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। तो देखना फॉर्मूलेस कौन से हैं। तो एक तो ओहम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से हम सारी चीजें कर सकते हैं। दूसरा रहेगा इम्पेडेंस, इम्पेडेंस Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। फिर रहेगा एक्सएल एंड एक्सी। एक्सएल इज नथिंग बट द इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी इज नथिंग बट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो एक्सएल की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी 2 पाई एफ एल, एक्सी की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। ये रहा मेरा इम्पेडेंस। अब जो टोटल ईएमएफ है, that EMF can be written as E is equal to under root of voltage across resistance उसका square plus voltage across inductance minus voltage across capacitance उसका square. So this is the formula for the ERMS. मैं इसको ERMS भी बोल सकता हूँ। अगर VR, VL और VC RMS वैल्यूज है, मैं इसको एवरेज वैल्यू भी बोल सकता हूँ। अगर VR, VL, VC एवरेज वैल्यूज दिए जा रहे हैं तो ये दोनों के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। वंस यू नो द Z एंड E, यू कैन फाइंड आउट द करंट थ्रू द सर्किट। तो करंट मुझे सर्किट से कैसे मिलेगा? तो ये मुझे मिल जाएगा I इज इक्वल टू E बाय Z। अब देखना मेरे पास अलग अलग सर्किट है। कौन से सर्किट है? तो मेरे पास सर्किट है प्योर रजिस्टिव सर्किट। प्योर रजिस्टिव सर्किट, ठीक है, सिर्फ रजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद है प्योर कैपेसिटिव सर्किट या फिर प्योर इंडक्टिव सर्किट, सिर्फ इंडक्टेंस है वहां पे। और तीसरा है मेरे पास प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो ये बेसिक सर्किट है। तो इनके सिंपल डायग्राम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये रजिस्टेंस, ये अप्लाइड अल्टरनेटिंग ईएमएफ, दिस इज इंडक्टेंस, ये कॉइल होता है या फिर एक सोलेनॉइड हम बोल सकते हैं, और ये रहेगा कैपेसिटेंस। तो ये बेसिकली इन सब के डायग्राम है। अगर मैं यहाँ पे E लिख दूँ, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये सबके लिए सेम रहेगा। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी सबके लिए सेम रहेगा। तो ये अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है? तो सबका करंट निकालना है। सबका करंट निकालने के लिए मुझे यहाँ पे सबका इम्पेडेंस निकालना होगा, ठीक है। तो इम्पेडेंस कैसे मिलेगा? तो अपने पास है फॉर्मूला, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, ठीक है। अब पहले सर्किट में देखना, क्या मेरे पास इंडक्टेंस है या मेरे पास कैपेसिटेंस है? नहीं है। तो यहाँ पे एक्सएल और एक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो आप लोगों को इम्पेडेंस मिल जाएगा Z इज इक्वल टू आर, और आप लोगों को करंट मिल जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस डिवाइडेड बाई Z, ठीक है। और ये जो करंट का वेव फॉर्म होगा, या फिर करंट is in phase with voltage, current is in phase with voltage, so this is for the pure resistive circuit, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा प्योर इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में मेरे पास इंडक्टेंस दिया है, मतलब वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ एक्सएल। बाकी यहाँ पे आर जीरो होगा, एक्सी जीरो होगा, तो ये इंपेडेंस मुझे मिल जाएगा जेड इज इक्वल टू एक्सएल डायरेक्टली। तो मुझे यहाँ पे आई आर एम एस मिल जाएगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस डिवाइडेड बाय एक्सएल, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो करंट इज लैगिंग वोल्टेज बाय पाई बाय टू, या फिर वोल्टेज इज लीडिंग, दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं हम, वोल्टेज इज लीडिंग टू करंट बाय पाई बाय टू। सिमिलर टू दिस हम यहाँ पे तीसरा सर्किट भी निकाल सकते हैं। तीसरे सर्किट में आप लोग देख सकते हो कैपेसिटेंस दिया है, मतलब एक्सी पता होगा आप लोगों को, रेजिस्टेंस जीरो होगा, एक्सएल जीरो होगा, और ये जो इम्पेडेंस है सर्किट का, ये मुझे मिल जाएगा जेड इज इक्वल टू एक्सी, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस डिवाइडेड बाय एक्सी। और यहाँ पे जो करंट रहेगा, करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय पाई बाय टू, या फिर वोल्टेज इज लैगिंग करंट, वोल्टेज इज लैगिंग करंट बाय पाई बाय टू, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं यहाँ पे आप लोगों को एमसीक्यूज इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं।
So this is pure resistive circuit, pure inductive and pure capacitive circuit. Next, going to the previous slide. तो यहाँ पे देखना हमने impedance देखा क्या होता है, उसके बाद हमने total voltage देखा, उसको भी समझने की कोशिश की. अब यहाँ पे एक चीज आएगी, that is nothing but the impedance triangle. This is called as a impedance triangle. तो impedance triangle याद रखना, ये बहुत important है. impedance triangle, अगर ये फेज एंगल है या फिर पावर फैक्टर एंगल है, फाई इज नथिंग बट द फेज एंगल या फिर पावर फैक्टर एंगल, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी और एडजेसेंट होगा आर. ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को एक एंगल का फॉर्मूला भी मिल जाएगा, दैट इज tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर. अब यहाँ पे ये फॉर्मूला जब हम ऑब्टेन कर रहे थे तब एक अजम्पशन है एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी. सिमिलर टू दिस मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ VL माइनस VC डिवाइडेड बाय VR, ये भी चल जाएगा. tan फाई मुझे यहाँ पे मिल जाएगा. तो tan फाई के दो फॉर्मूलेज हैं. नाउ गोइंग टू द सर्किट, फाई मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि करंट इज इन फेज विथ वोल्टेज. तो फर्स्ट केस में करंट मेरा वोल्टेज के साथ फेज में है, तो देखना tan फाई में निकाल सकता हूँ. tan फाई कैसे मिलेगा, एक्चुअली एक्सएल एक्सी जीरो है, तो ये बन जाएगा जीरो बाय आर. तो फाई इज इक्वल tan फाई इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा. tan की वैल्यू जीरो कब होती है, तो जब फाई मेरा जीरो होता है. ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा. सिमिलर टू दिस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल डिवाइडेड बाय जीरो. तो ये आ रहा है इन्फिनिटी, ये आ रहा है इन्फिनिटी. tan इन्फिनिटी कब होता है, जब फाई की वैल्यू हो जाएगी भाई मेरे पास, वो आ जाएगा पाई बाय टू. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी tan फाई आप लोगों को मिल जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय जीरो. तो ये भी आप लोगों को मिल जाएगा पाई बाय टू. तो यहाँ पे सिर्फ याद रखना है, ये फाई जो होगा माइनस पाई बाय टू होगा और यहाँ पे ये फाई जो होगा वो प्लस पाई बाय टू होगा. तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है. नेक्स्ट, अब डिफरेंट सर्किट मैं यहाँ से बना सकता हूँ. कौन से सर्किट, फॉर एग्जाम्पल आरएल सर्किट. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं रजिस्टर और रजिस्टिव और इंडक्टिव सर्किट, और दूसरा रहेगा आरसी सर्किट, रजिस्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट. तो इस केस में इंपेडेंस कितना आ जाएगा, इस केस में इंपेडेंस आ जाएगा भाई साहब Z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर. और इस केस में इंपेडेंस कितना आ जाएगा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सी स्क्वेयर. दैट्स इट. वंस यू नो द इंपेडेंस यू कैन गेट द करंट. IRMS इज इक्वल टू ERMS डिवाइडेड बाय Z. तो ये फॉर्मूला दोनों जगह पे सेम ही रहेगा. ठीक है, और tan फाई इस केस में आप लोगों को मिल जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल डिवाइडेड बाय आर. और इस केस में tan फाई आप लोगों को मिल जाएगा XC डिवाइडेड बाय आर. दैट्स इट. तो यही सारी चीजें हैं जो रिपीट होती रहती है. नेक्स्ट, अब ये जो Z हमने निकाला था, ये जो Z का एक्सप्रेशन है, दिस इज द जनरलाइज एक्सप्रेशन फॉर द LCR सर्किट. यहाँ पे ये किसके लिए है, तो ये मेरा LCR सर्किट के लिए Z रहेगा, याद रखना ये चीज. तो इसका यूज करके हमने प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश की है. सिमिलर टू दैट आरएल सर्किट, आरसी सर्किट भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा. अगर मेरे पास एलसी सर्किट हो तो उस केस में Z कितना होगा, तो उस केस में Z होगा XL माइनस XC, अगर XL ग्रेटर देन है XC, या फिर ये बन जाएगा XC माइनस XL अगर XC ग्रेटर देन है XL. खत्म. तो यही चीज आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी एलसी सर्किट में. नेक्स्ट, पावर इन एसी सर्किट. तो पावर इन एसी सर्किट का एक ही फॉर्मूला याद रखो, पावर इन एसी सर्किट. उसका फॉर्मूला रहेगा पावर P इज इक्वल टू ERMS IRMS into cos phi, where cos phi is called as the power factor. cos phi को बोला जाता है power factor. Once you know this formula, बेसिक दो तीन फॉर्मूले हैं, तो आप लोग सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो. अब थोड़ा सा सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया जा रहा हो, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया है वर्डिंग में, ठीक है, तो ये 230 वोल्ट याद रखना, ये आरएमएस वैल्यू होती है. 230 वोल्ट क्या रहेगा, यहाँ पे आरएमएस वैल्यू रहेगा, एक चीज याद रखना. और अगर आपको ग्राफ में दिया जा रहा है कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा इक्वेशन दिया जाएगा, E इज इक्वल टू 230 साइन ओमेगा टी या फिर 100 पाई टी, ऐसा हो जाएगा. तो इस केस में ये 230 क्या बनेगा, तो इस केस में ये 230 बनेगा मेरा पीक वैल्यू. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना. बहुत बार बच्चे गलती करते हैं कि सर आरएमएस कब लेना है, एवरेज कब लेना है, तो उसको
या फिर उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए ये चीज याद रखना, अगर वर्डिंग में दिया जा रहा है तो भाई साहब ये आरएमएस वैल्यू है, अगर ऐसे कुछ डायग्राम में इक्वेशन दिया जा रहा है तो वो पीक वैल्यू है। ओके, सो दीज आर नथिंग बट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। तो अब हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एन एसी सर्किट कंटेन्स रेजिस्टेंस ऑफ 12 ohm and inductor of inductive reactance of 5 ohm. The phase angle between current and potential difference. तो यहाँ पे हमें फेज एंगल पूछा गया है। तो फेज एंगल पूछा गया है मतलब tan phi पूछा गया है। tan phi इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। तो सर्किट कौन सा है, रेजिस्टेंस है और इंडक्टिव रिएक्टेंस है, मतलब इस एक्सी की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो भाई साहब ये इक्वेशन बन जाएगा tan phi विच इज इक्वल टू एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। नाउ बाय यूजिंग द इम्पेडेंस ट्रायंगल, तो ट्रायंगल भी बना के ले लो भाई। तो यहाँ पे आप लोगों को एक्सएल मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आर, और ये आ जाएगा आप लोगों का फाई। ठीक है, तो tan phi इज इक्वल टू एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। आर की वैल्यू कितनी दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है 12 और एक्सएल की वैल्यू दी गई है 5। नाउ ऑप्शन में देखना, ये मैंने ट्रायंगल क्यों बनाया, क्योंकि ऑप्शन मुझे tan इनवर्स वाला नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो साइन या फिर कॉस में। अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड पता है तो मैं हाइपोटेनियस निकाल सकता हूँ। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे बन जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 144 प्लस 25 दैट इज 169, मतलब ये हाइपोटेनियस आ गया 13। तो आप लोगों को यहाँ पे इम्पेडेंस मिल जाएगा 13, तो ये आ गया मेरा इम्पेडेंस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे साइन फाई लेने की कोशिश करूँ डायग्राम से, तो साइन फाई कितना मिलेगा, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो साइन फाई मतलब अपोजिट वाला, साइन फाई कितना आएगा, तो वो आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 12। तो फाई की वैल्यू मिल जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 12। क्या हमें साइन इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 12 दिखाई दे रहा है, तो यस, हमें यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 12 दिखाई दे रहा है ऑप्शन में। सॉरी अगेन मैंने गलत कर दिया, हाइपोटेनस है 13, सो इट हैज टू बी 5 डिवाइडेड बाय 13। हमें कितना मिलना चाहिए, 5 डिवाइडेड बाय 13। सिमिलर टू दिस, अगर मैं cos फाई निकालने की कोशिश करूँ तो एडजेसेंट है 12, हाइपोटेनियस है 13, तो फाई मुझे मिल जाएगा cos इनवर्स ऑफ 12 बाय 13। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो, cos में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है 12 बाय 13। सो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, नाउ वी आर हैविंग द सीरीज एलसीआर सर्किट, जहाँ पे रेजिस्टेंस है 18 ओहम, इम्पेडेंस है 30 ओहम, आरएमएस वोल्टेज है 210। तो ट्रू पावर यहाँ पे पूछा गया है। ट्रू पावर मतलब पावर पूछा गया है दैट इज ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। अब कौन सा डेटा दिया है, तो आर एम एस वोल्टेज दिया है, मतलब ये ई आर एम एस दिया है। अननोन वैल्यूज कौन से है, आई आर एम एस है एंड कॉस फाइव। सीरीज एलसीआर सर्किट है, तो अगर ये सीरीज एलसीआर सर्किट है तो भाई मैं इम्पेडेंस ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये होगा मेरा फाई, ये बन जाएगा आर, ये बन जाएगा जेड, तो ये रहेगा मेरा एक्सएल माइनस एक्सी वाला। क्या मेरे पास आर दिया है, तो यस 18। क्या मेरे पास जेड दिया गया है, तो यस इम्पेडेंस दिया गया है 30। तो इससे अपना काम हो जाएगा। नाउ आई कैन गेट द कॉस फाइव मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 18 बाय 30 दैट इज 3/5। तो कॉस फाइव मिला। नेक्स्ट, जेड है, आई आर एम एस निकाल सकता हूँ। आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस डिवाइडेड बाय जेड। ई आर एम एस कितना है, तो वो है 210, और जेड की वैल्यू कितनी है, तो वो है 30। तो ये बन जाएगा 7। तो आई आर एम एस मेरे पास 7 आ चुका है, ई आर एम एस है, कॉस फाइव की भी वैल्यू है। नाउ आई कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यूज हियर। तो ये ई आर एम एस मुझे मिल जाएगा 210, आई आर एम एस मेरे पास है 7, कॉस फाइव की वैल्यू आ चुकी है 3/5। तो ये मुझे मिलेगा 42। सो 42 इंटू 21, तो ये 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 882 वाट। अब एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं यहाँ पे, हमें नियर अबाउट वैल्यू लेनी है। तो नियर अबाउट वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी 900 वाट। तो आंसर यहाँ पे इसका रहेगा 900 वाट। नेक्स्ट, अगेन एन एसी सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद इंडक्टेंस। ठीक है, if the phase angle between voltage and current is 45 degree, the value of inductive reactance will be। तो भाई साहब यहाँ पे tan phi वाला फॉर्मूला यूज कर लो। tan phi क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। सर्किट कौन सा है, तो सर्किट मेरा रजिस्टिव और इंडक्टिव सर्किट है, मतलब एक्सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो ये मुझे मिल जाएगा एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। फाई की वैल्यू दी गई है 45, तो ये बन जाएगा tan 45। ठीक है,
tan 45 की वैल्यू होती है 1 एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। तो एक्सएल कितना मिलेगा? तो एक्सएल मुझे मिल जाएगा यहाँ पे आर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, अ कॉइल हैज इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी, द रेशियो ऑफ इट्स रिएक्टेंस व्हेन इट इज कनेक्टेड फर्स्ट टू एसी सोर्स एंड देन टू डीसी सोर्स। ठीक है, तो रिएक्टेंस पूछा गया है। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? तो वो होता है 2 पाई एफ एल। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्सएल ए सी डिवाइडेड बाय एक्सएल डी सी, विच इज इक्वल टू frequency of AC divided by frequency of DC as inductance is going to be constant। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज आवर अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म। और डीसी में क्या होता है? तो डीसी में देखना, डीसी में वैल्यू कांस्टेंट होती, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड होता है इन्फिनिटी, और फ्रीक्वेंसी जो होती है डीसी की, तो फ्रीक्वेंसी रहेगी डीसी की 0। तो ये मुझे मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी विच इज नियरली इक्वल टू 0। तो ये रेशियो मुझे मिल जाएगा इनफाइनाइट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नाउ हियर यू कैन सी एलसीआर सर्किट दिया है और हमें यहाँ पे पूछा है अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ई की वैल्यू पूछी है। तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, आरएमएस एवरेज। तो हमें फॉर्मूला पता है, ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वेयर। तो वी आर की वैल्यू कितनी है? तो वी आर की वैल्यू है 40, उसका स्क्वायर। वी एल कितना है मेरे पास? तो वो है 20। और वी सी कितना है? तो वो है 50, उसका स्क्वायर। तो ये मुझे मिल जाएगा अंडर रूट में 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हो ये पाइथागोरस का ट्रिपलेट है भाई साहब। तो ये आंसर मुझे मिल जाएगा 50 वोल्ट। ठीक है, तो ई की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी 50 वोल्ट। नेक्स्ट, an alternating EMF is given by E is equal to E naught sin omega t. In how much time the EMF will have half its maximum value? तो देखो ऐसे सवाल में इस वर्ड्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करो। EMF will have half its value, maximum value। तो ये सेंटेंस का इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ई? ई की वैल्यू दी गई है ई नॉट साइन ओमेगा टी विच इज इक्वल टू ई नॉट बाई टू। ई नॉट कैंसल, ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2। अब साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब उसका एंगल 30 रहेगा। मतलब ओमेगा टी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा π/6। ठीक है, तो ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ओमेगा की जगह पे लिख सकते हैं 2π/कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी विच इज इक्वल टू π/6। तो आप लोग देख सकते हो पाई पाई कैंसल, टी मुझे मिल जाएगा टी डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन मैच हो जाएगा सी। नेक्स्ट, an inductor of 100 divided by pi millihenry, capacitor of capacitance 10 to the power minus 3 divided by 2 pi farad, and resistance 100 ohm are connected in series with an AC voltage source of 110 volt 50 hertz supply। तो देखो यहाँ पे वर्डिंग में दिया है, तो मतलब ये RMS वैल्यू है भाई साहब। द टेंजेंट ऑफ द फेज एंगल फाई बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो हमें यहाँ पे tan फाई की वैल्यू पूछी है। तो tan फाई की वैल्यू क्या होता है? tan फाई इज इक्वल टू XL minus XC divided by R. So this is the expression. Now what is XL? 2 pi F into L minus XC कितना रहेगा? तो वो रहेगा 2 pi 1/2 pi F into C divided by R। तो सब वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे। 2 pi फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो 50 हर्ट्स। और ये कितना है? तो ये है 100 डिवाइडेड बाय पाई। मिली हेनरी है, मतलब 10 to the power -3 ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई फ्रीक्वेंसी है 50, और ये है 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय 2। तो आप लोग देख सकते हो ये पाई कैंसल, 1 2 3 ये कैंसल, ये मुझे मिलेगा 10 माइनस 2 पाई कैंसल, ये 1000 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 50। और रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दिया गया है 10, तो ये मुझे मिल जाएगा 20। तो ये आ रहा है 10 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10, मतलब मिल जाएगा -10/10। तो आंसर मुझे मिल जाएगा -1। एक्चुअली माइनस क्यों आ रहा है? तो हमने यहाँ पे ये कंसिडर ही नहीं किया। यहाँ पे हमें दिया है एक्स इज ग्रेटर देन एक्सएल, लेकिन हमने फॉर्मूले में लगाया है एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्स। सो डोंट वरी अबाउट द नेगेटिव साइन, यू विल गेट द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ये सवाल
रेजोनेंस का है, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसे। ओके, तो ये तो था बेटा आज का अपना लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया हो। बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा चैप्टर है भाई। जो इस लेक्चर में लिया गया है उतनी ही चीजें करके जाना। आप लोगों को अलग अलग एसी सर्किट के जो भी सवाल है वो आप लोग इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, आज रुकते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।